औद्योगिक महत्व के बहुलकों को समाप्त करने के बाद में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कुछ एक परिभाषाएं दी गई है, जिसमें पहली जो परिभाषा है हमारे पास वो है जैव बहुलक। जैव बहुलक कैसे क्या होते हैं? ऐसे प्राकृतिक बहुलक जो जीवों के वृद्धि में आवश्यक होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अपने को जो मिलते हैं, उन बहुलकों को क्या कहा जाता है? जैव बहुलक कहा जाता है। ठीक है, ये प्राकृतिक बहुलक जीव जंतुओं या वनस्पतियों में पाए जाते हैं। इन बहुलकों के लिए अपने पास जो वृद्धि और विकास में सहायक है, इन बहुलकों का उदाहरण में तो ये बहुलक हमारे पास कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जैसे न्यूक्लिक अम्ल है, लिपिड है, ये हमारे पास जैव बहुलकों की कैटेगरी में आते हैं, जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों में पाए जाते हैं। इसलिए अपने इनको क्या कहा गया है? जैव बहुलक कहा गया है। और ये बहुलक जीवों की वृद्धि और विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, इसका दूसरी परिभाषा अपने दी गई है जैव अनिम्नीकृत बहुलक। अनिम्नीकरण से मतलब क्या है? ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, संश्लेषित भी हो सकते हैं, जिनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है, उन्हें अपने जैव अनिम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। कौन से होंगे? हमने कहेंगे जिनका अपघटन जीवाणुओं से न अपघटित न होते हैं। ठीक है, तो जिनका अपघटन जीवाणुओं से नहीं होता है, ठीक है, उन बहुलकों को अपने क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। इसके उदाहरण में अपने देख सकते हैं, जैसे हमारे पास उदाहरण आ जाता है पॉलीथीन का उदाहरण आ जाता है, इसके अलावा पीवीसी का उदाहरण आ जाता है, बेकेलाइट का उदाहरण आ जाता है। तो ये अपने जो बहुलक किए थे, ये बहुलक सारे अपने पास किस कैटेगरी में आते हैं? जैव अनिम्नीकृत बहुलकों की कैटेगरी में आते हैं, जिनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास होते हैं वो हमारे पास जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक कौन से होते हैं कि अपने इसके विपरीत हो जाएंगे। अपने कहते हैं कि जो जीवाणुओं से अपघटित हो जाए। ठीक है, ऐसे बहुलक जो जीवाणुओं से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, छोटे छोटे खंडों में या भागों में विभक्त हो जाते हैं, उन बहुलकों को क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। तो जितने भी प्राकृतिक बहुलक हैं, उन प्राकृतिक बहुलकों को अपने जैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाएगा। तो इसके उदाहरण में अपने पास क्या आ जाएगा? पहला उदाहरण हमारे पास आ जाएगा कि जो प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, उन प्राकृतिक बहुलकों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? जैव निम्नीकृत बहुलकों की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अगर संश्लेषित बहुलकों की बात करता हूँ तो संश्लेषित बहुलकों में जैसे पीएच बीवी आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास नायलॉन 2, नायलॉन 6 आ जाता है। ठीक है, नायलॉन 2, नायलॉन 6 लिखा है मैंने यहाँ पर। नायलॉन 6 की बात नहीं कर रहा, नायलॉन 6 की बात भी नहीं कर रहा। तो नायलॉन 6 और नायलॉन 6 दोनों किस में आते हैं? जैव अनिम्नीकृत बहुलकों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो तो आते हैं जैव अनिम्नीकृत बहुलकों में, जबकि नायलॉन 2, नायलॉन 6 जो बहुलक है वो जैव निम्नीकृत बहुलक की कैटेगरी में आता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अपने यहाँ पर कहा है कि जो नायलॉन 2, नायलॉन 6 ये जैव निम्नीकृत बहुलक है, जबकि नायलॉन 6 व नायलॉन 6 जैव अनिम्नीकृत बहुलकों की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ परिभाषाएं थी जिसके ऊपर अपने बात की कि जैव बहुलक क्या होते हैं, अजैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं और जैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं। हमारे पास कुछ जैव निम्नीकृत बहुलकों के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला उदाहरण जैव निम्नीकृत बहुलक का है पॉलीलैक्टिक अम्ल। पॉलीलैक्टिक अम्ल को PLA कहा जाता है। ये जो बहुलक होता है वो ताप सुघट्य, ठीक है, ताप सुघट्य कैटेगरी का होता है। और इसमें जो बंध आपको दिखाई दे रहा है वो बंध कौन सा दिखाई दे रहा है अपने को? पॉलीएस्टर बंध युक्त बहुलक है ये। ठीक है, तो ताप सुघट्य पॉलीएस्टर युक्त बंध युक्त बहुलक है, जिसमें एकलक इकाई कौन सी होती है? लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल के बहुलीकरण से हमारे पास क्या प्राप्त होता है? पॉलीलैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो पॉलीलैक्टिक अम्ल की जो एकलक इकाई है वो हमारे पास कौन सी हो जाती है? लैक्टिक अम्ल, या जिसको अपने लैक्टोन कह सकते हैं। तो लैक्टिक अम्ल या लैक्टोन के बहुलीकरण से हमारे पास क्या बनता है? पॉलीलैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ताप सुघट्य कैटेगरी में आता है। अब इस बहुलक के अगर अपने उपयोग की बात करें
करें तो ये बहुलक हमारे किस उपयोग का है, तो अपने कहते हैं इस उपयोग का जो मुख्य उपयोग है वो चिकित्सा क्षेत्र में जो स्टिचिंग वगैरह, जो ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, उस ऑपरेशन वगैरह के अंदर जो स्टिचिंग की जाती है, उस स्टिचिंग का जो कार्य है वो पॉलीलैक्टिक अम्ल, जो फाइबर है वो फाइबर किसका होता है, पॉलीलैक्टिक अम्ल का होता है। या जो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अपहन जिसको कहा जाता है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया भी पॉलीलैक्टिक अम्ल से की जाती है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि इसमें बायोप्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर अपने कह दें कि बायोप्लास्टिक कौन सा है, तो अगर एग्जाम में आता है तो अपने कहें कि जो बायोप्लास्टिक है वो बायोप्लास्टिक किसको कहा जाता है, PLA को कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे बायोप्लास्टिक बनाने में कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो अपने कहेंगे PLA का किया जाता है। या अपने कह दें चिकित्सा क्षेत्र में जो स्टिचिंग है या टांका लगाने के अंदर या डायलिसिस के अंदर कौन से बहुलक का काम में लिया जाता है, तो अपने पास PLA बहुलक को काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हमारे पास जो जैव निम्नीकृत बहुलक है, जो संश्लेषित जैव निम्नीकृत बहुलकों की अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास पॉलीकैप्रोलैक्टोन, जिसको अपने PCL कहा जाता है, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। इसकी जो बहुलीकृत एकलक इकाई है वो एकलक इकाई हमारे पास कौन सी है, कैप्रोलैक्टोन इसकी एकलक इकाई है। इस कैप्रोलैक्टोन के बहुलीकरण से हमारे पास क्या प्राप्त होता है, PCL प्राप्त होता है। तो इसमें अपने क्या किया जाएगा कि जैसे हमारे को ये बंध जो दिखाई दे रहा है इन दोनों इकाइयों के बीच का, तो इस बंध को अपने क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने से ये श्रृंखला क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, जिससे अपने पास किसका निर्माण हो जाएगा, PCL का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो PCL का जो निर्माण हो रहा है वो अपने पास कैप्रोलैक्टोन से हो रहा है। इस पॉलीकैप्रोलैक्टोन की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर भी अपने को बंध दिखाई दे रहा है, वो पॉलिएस्टर बंध इसके अंदर पाया जा रहा है। तो अगर बंध की बात करें तो बंध कौन सा है इसके अंदर, पॉलिएस्टर बंध है इसके अंदर। तो इसमें बंध हमारे पास हो जाएगा पॉलीएस्टर बंध, सेम वही जो अपने पास PLA के अंदर था, तो इसमें पॉलीएस्टर बंध है। और दूसरी बात, ये जो बहुलक है वो ताप सुनम्य बहुलक की कैटेगरी में आता है, मतलब इसका जो गलनांक होता है वो गलनांक क्या होता है, कम होता है इसका। ठीक है, तो इस बहुलक का जो गलनांक है वो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका उपयोग अपने बात करें कि जो कैप्सूल की अगर अपने बात करें, कैप्सूल आप समझते हो, जैसे अपने जो औषधियाँ लेते हैं तो औषधियों में एक तो सीधी टैबलेट होती है और एक कैप्सूल होता है, जिसको अपने औषधि नियंत्रक अपने इसको बोला जाता है, जिसको नियंत्रक ड्रग रिलीज, कंट्रोल ड्रग रिलीज, मतलब जो ड्रग रिलीज जो कर रहा है उसको प्रभाव को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो कैप्सूल जो बना होता है वो कैप्सूल बनाने के अंदर PCL का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैप्सूल के द्वारा जब जो दवाई है मानव शरीर में जाती है तो PCL का जो एस्टर श्रृंखला है उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो दवाई है हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, रिलीज होती है। तो अचानक बॉडी के अंदर दवाई रिलीज नहीं होती, धीरे धीरे, इसको ड्रग रिलीज कंट्रोल अपने कहा है कि जो ड्रग है उसके रिलीज जो उसको रिलीज करने को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अपने कहें जो कैप्सूल का जो कवर है, वो कैप्सूल का जो कवर है वो किसका बना होता है, हमारे पास पॉलीकैप्रोलैक्टोन का बना होता है। औषधि तो उसके अंदर है, जैसे अपने पास इस तरह का आपको दिखाई देता है, इस तरह का कैप्सूल होता है जिसका आधा रंग आपके पास अलग होता है, इस तरह से अपने को देखते हैं। तो औषधि इसके अंदर भरी हुई है, लेकिन जो ये बाहरी जो आवरण है वो किसका बना हुआ है, हमारे पास PCL का बाहरी आवरण बना होता है। ठीक है, तो जो औषधि को एक साथ बॉडी के अंदर सीक्रेट होने से रोकता है, उसको नियंत्रित करता है। तीसरा जैव निम्नीकृत संश्लेषित बहुलक है हमारे पास पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, जिसको PGA कहा जाता है। इसकी अगर आप संरचना देखो तो इसकी संरचना हमारे पास जो अपने पहला जैव निम्नीकृत बहुलक किया था पॉलीलैक्टिक अम्ल, उस पॉलीलैक्टिक अम्ल से मिलती जुलती है। पॉलीलैक्टिक अम्ल में क्या था कि यहाँ पर ये जो दो जो जगह है यहाँ पर CH3 समूह लगा हुआ था, जबकि इसके अंदर CH3 समूह यहाँ पर नहीं लगा हुआ। तो ग्लाइकोलिक अम्ल, इस ग्लाइकोलिक अम्ल के बहुलीकरण से, जैसे अपने बंध को यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो बहुलीकरण से अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, PGA प्राप्त हो जाएगा, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। ये जो पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल है, इस पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल को अपने कहते हैं कि इसमें भी अपने पास दिखाई दे रहा है। तो इसमें अपने को बंध कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारे पास कैसा है, पॉलीएस्टर बंध युक्त अपने कह सकते हैं कि ताप सुघट्य बहुलक है। तो पॉलीएस्टर बंध युक्त ताप सुघट्य बहुलक की कैटेगरी में आ रहा है। इसमें भी जो अपने पास बंध है वो पॉलीएस्टर बंध है। और दूसरा ये जो बहुलक है वो बहुलक एलिफेटिक है।
ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो बहुलीकृत उत्पाद है वो कैसा है हमारे पास, एलिफेटिक है। तो अपने पास अगर आ जाता है तो बहुलक है कैसा, पीजीए बहुलक कैसा है, तो अपने कहेंगे ये एलिफेटिक प्रकार का बहुलक है जिसके अंदर ही जो पॉलीएस्टर बंध पाया जा रहा है और ताप सुगठ्य बहुलक की कैटेगरी में आ रहा है। इसका उपयोग भी अपने रेशे निर्माण में इसको काम में लिया जाता है और ये आसानी से जल में घुल जाता है, तो इसका उपयोग भी स्टिचिंग में किया जाता है। तो ये भी अपने पास क्या है, पीजीए भी एक प्रकार का क्या है, रेशा है और जल में घुलनशील रेशा है ये। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि पीजीए किस प्रकार का है, जल में घुलनशील रेशा है जिसका उपयोग अपने स्टिचिंग के अंदर, ऑपरेशन में स्टिचिंग के अंदर ही इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो पीजीए के बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो जैव निम्नीकृत संश्लेषित बहुलक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जिसको अपने पीएचबीवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पीएचबीवी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है कि पीएचबीवी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो छोटे प्रश्न ही इस चैप्टर में अपने को बनने हैं, जैसे किसी बहुलक की एकलक इकाई का नाम पूछ लिया या किसी बहुलक का अपने को पूरा नाम पूछ लिया या उसका कोई उपयोग दे दिया, कहता है ये उपयोग कौन से बोलो, जैसे हमने कहते हैं जल में घुलनशील बहुलक जो है जिसका अपने जैव निम्नीकृत बहुलक कौन सा जिसका उपयोग स्टिचिंग में किया जाता है, या कैप्सूल के आवरण बनाने में किस बहुलक को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से अपने को लोह प्रतिरोधक बहुलक कौन सा है, तो इस तरह से अपने को एग्जाम में प्रश्न इस चैप्टर में अपने लेने हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट की जो एकलक इकाइयां हैं वो एकलक इकाई कौन सी है, पहले जो एकलक इकाई है इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और दूसरी हाइड्रोक्सी इकाई है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के सह बहुलीकरण से अपने को पीएचबीवी की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी आप बंध देख रहे हो, तो बंध इसमें भी कौन सा पाया जा रहा है, अपने पास पॉलीएस्टर बंध पाया जा रहा है। तो इसमें भी जो बंध का जो प्रकार है वो कौन सा है, हमारे पास पॉलीएस्टर बंध है और अपने कहते हैं कि ये सह बहुलीकृत उत्पाद है। ठीक है, तो सह बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसको अपने प्राप्त किया गया है। तो पॉलीएस्टर बंध पाया जा रहा है इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ गया कि अपने इसका जो उपयोग अपने बात करें तो दवाइयों के पैकेजिंग के अंदर इस पीएचबीवी को काम में लिया जाता है कि जो दवाइयाँ वगैरह जिसकी पैकेजिंग जो की जाती है वो पैकेजिंग किससे की जाती है, पीएचबीवी से की जाती है। और पीएचबीवी अपने सामने आया एक सह बहुलीकृत उत्पाद है जिसमें एकलक इकाइयाँ कौन कौन सी है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, इन दोनों के बहुलीकरण से हमारे पास पीएचबीवी की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसका उपयोग दवाइयों या औषधियों के पैकेजिंग में इसको काम में लिया जाता है। लास्ट जो जैव निम्नीकृत संश्लेषित बहुलक है हमारे पास नायलॉन 2 नायलॉन 6 की बात करें तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 में 2 इकाइयां हैं इसके अंदर। एक तो हमारे पास कौन सी है, ग्लाइसिन और दूसरी है कैप्रोइक अम्ल। तो ग्लाइसिन और कैप्रोइक अम्ल का बहुलीकृत उत्पाद कौन सा है, अपने पास अमीनो कैप्रोइक अम्ल इसको सॉरी बोल दिया जाएगा, अमीनो समूह इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल का सह बहुलीकृत उत्पाद कौन सा है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। और इसमें बंध की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा बंध पाया जा रहा है, पॉलीएमाइड बंध इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो बंध कौन सा है इसमें, पॉलीएमाइड बंध है और सह बहुलीकृत उत्पाद है ये। ठीक है, और ये भी अपने पास एक पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव निम्नीकृत बहुलक है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ सकता है कि पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव निम्नीकृत बहुलक का एक उदाहरण बताएं, तो पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव निम्नीकृत बहुलक का जो उदाहरण आता है वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 आता है। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव अनिम्नीकृत बहुलक का उदाहरण बताएं, तो पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव अनिम्नीकृत बहुलक के अंदर हमारे पास कौन सा उदाहरण आ जाएगा, नायलॉन 6 का उदाहरण आ जाएगा और नायलॉन 6 का उदाहरण आ जाए। और इस प्रश्न को अगर और अच्छा बनाया जाए वो अगर कहता है कि पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव अनिम्नीकृत समबहुलक का उदाहरण दे, तो वो कौन सा हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा। और वो कहता है पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव अनिम्नीकृत सह बहुलक का उदाहरण दें, तो वो हमारे पास नायलॉन 6 का उदाहरण आता है। और तीसरा प्रश्न
पॉलीएमाइड बंध युक्त जैव निम्नीकृत बहुलक का उदाहरण बताएं, तो हमारे पास नायलॉन 2 नायलॉन 6 का उदाहरण आ जाता है। तो इस तरह से प्रश्न को पूरा ध्यान से देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि वो एग्जाम में अपने से क्या पूछना चाहता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में इस चैप्टर में मिलेंगे और इसके साथ जो हमारा बहुलक जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा है कि आपने इसके जो नोट्स जो मैंने आपको दिए थे वो नोट्स आपने कॉपी कर लिए होंगे। उस नोट्स में कोई गलती अगर आती है, आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो नोट्स हैं। एक पीडीएफ कॉपी आपको बना के दी गई है, किसी बच्चे की कॉपी से ही उसको पीडीएफ करवाया गया है, पीडीएफ कॉपी में कन्वर्ट किया गया है। तो मेरे को उसमें मैंने उसको चेक नहीं किया, उस बच्चे ने कोई अगर बाय मिस्टेक कुछ लिख दिया हो, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम लग रही है बुक से मैच करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप उस चैप्टर के करेंगे और कोशिश की जाएगी आने वाले 2 या 3 दिनों में आपको एक नया चैप्टर अपने यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके आप क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आप कुछ थोड़ा बहुत देखते रहेंगे कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो किस तरह के आपको मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अपने यहाँ पर जो बहुलकों का जो चैप्टर था वो बहुलक का जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रश्न बड़े आसान से इसके अंदर प्रश्न आता है हमारे पास। जैसे आ जाए पीएचबीवी क्या है, ये कौन सा बहुलक है, तो पीएचबीवी क्या है, तो पीएचबीवी एक अपने क्या बताएंगे, यह एक जैव निम्नीकृत पॉलिएस्टर बंधयुक्त बहुलक है। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कौन सा बहुलक है, तो अपने कहा जैव निम्नीकृत बहुलक की कैटेगरी में हमारे पास आ रहा है ये। ठीक है, फिर जैसे आ जाते बहुपरिक्षेपण घातांक क्या है, या अपने क्या देखिए एलडीपीई और एचडीपीई में अंतर स्पष्ट करो, दोनों में अपने से पूछा जा सकता है ना। निम्न घनत्व पॉलीथीन व उच्च घनत्व पॉलीथीन में अंतर स्पष्ट करें, या ताप सुनम्य और ताप दृढ़ बहुलक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इस तरह के आपको प्रश्न अंतर वाले प्रश्न भी आ सकते हैं कि जो दोनों में अंतर हो, वो प्रश्न भी आपको इस चैप्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट है।